नादरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में बढ़के मार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिलावल इसमें ज्यादा नंबर ले गया और बिलावल ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये साबित करें कि वफाकी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बिलावल का कोई किरदार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि दोनों आईनी तरामीम जो हुई हैं वफाक में, वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर की हैं। बल्कि बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए से हम ये करेंगे और फिर उन्होंने करके दिखाई भी। इसके अलावा जितने भी कवानीन पास होते हैं या बिल आते हैं वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब उसको नोटिफाई करते हैं। उसके अलावा जितने बजट पास हुए हैं वफाक में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इक्वली है। और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये बढ़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मजेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक, ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते ना ईमेल्स, वो वहां से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पर ड्रोन हमले के खिलाफ मौकिफ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम अवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। यह जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था, विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा। उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट, वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे और उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी थी और यह खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है। लिहाजा फिर इन्होंने मुजम्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादेन के मरने पर भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में खत्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं। लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी। फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर पीएमएलएन के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर।
آج کل اس کے اوپر شب خون مارنے کی اسٹیبلشمنٹ تیاریاں کر رہی ہے. لیکن 18ویں ترمیم پاکستان کے سیاستدانوں کا ایک کارنامہ ہے اور شاندار کارنامہ ہے, اور جو لوگ اس کے اندر شامل تھے, آصف علی زرداری, نواز شریف اور باقی لوگ, یہ سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. عمران خان صاحب تو اس پارلیمنٹ میں تھے ہی نہیں, انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جو انہیں بعد میں لگا کہ ان کا غلط فیصلہ تھا. بہرحال 2013 میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا. بلاول نے یہ دعویٰ کیا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے 2008 میں, 2013 میں حکومت ختم ہو جاتی ہے, اور ایک نیا الیکشن ہوتا ہے 5 سال پورا کرنے کے بعد. اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست ہو جاتی ہے, لیکن بلاول بضد ہے کہ نہیں ہماری حکومت ختم کی گئی تھی. تو لوگوں کو وہاں پہ وہ کہانیاں سنا رہے ہیں, اور جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ووٹ بینک تھا, یا جن کے پاس نظریہ تھا, یا جن کے پاس کوئی نیریٹو تھا جو لے کر جا سکتے تھے پبلک کے اندر, وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, اس کو عملی طور پہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے باہر کر دیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی 1 درجن مرتبہ کہا کہ گلگت بلتستان میں کٹ پتلی حکومت کے علاوہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی اور حکومت برداشت نہیں کرے گی. لیول پلینگ فیلڈ اگر دیتے پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ صفایا کر دیتی باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ حقیقت اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے, اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا. ایک بات آپ میری اپنے ذہن میں رکھیں, لوگ آپ کو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بہت غصے میں ہے, یہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں جانے دے رہے, یہ جناب پی ٹی آئی والے معافی نہیں مانگ رہے اس لیے ہو رہا ہے, یا جناب یہ فلانی وجہ ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے, یا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی, تو تحریک انصاف کے اوپر سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اتنی بدنامی صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو میدان میں چھوڑیں گے یہ جیت جائیں گے. اتنی بدنامی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار رہی ہو تو اس کو الیکشن لڑنے دیں گے, کیوں نہیں لڑنے دیں گے؟ وہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑنے دے رہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں. اب ان کو نکالنے کے بعد آپ اپنے بندے کھڑے کریں, جو مرضی کریں. دیکھیں, حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا بجٹ آگے کر دیا. یہ جو بجٹ پیش کیا جانا تھا یہ اس الیکشن سے پہلے پیش ہونا تھا, جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اصولی طور پہ, لیکن اس کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو عوام کی درگت بننے جا رہی ہے, جو یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر, اگر یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد آتے اور آ کر گلگت بلتستان کا الیکشن لڑتے تو ان کی عوام نے وہاں پہ درگت بنا دینی تھی, کیونکہ انہوں نے عوام کی درگت بنائی ہوئی تھی. تو عوام کی گت بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ, جو انہوں نے آج تک عوام کے ساتھ کیا ان کا خون نہ چھوڑنے جا رہے ہیں بجٹ میں. تو اس بجٹ کے بعد یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے, لہذا انہوں نے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنا ہے, وہاں پہ ووٹنگ کروانی ہے, اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد آ کر ان سب نے بیٹھ کر ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے ووٹ ڈالنا ہے, اور عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک اور ظالمانہ بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر انہوں نے منظور کروا دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں صرف بیرسٹر گور کو اجازت ملی ہے یہ الیکشن لڑنے کی, اور اس کے پیچھے ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تاکہ یہ الیکشن بعد میں لیجیٹمائز کر دیا جائے, یعنی اس الیکشن کو جواز دے دیا جائے. بیرسٹر گور آپ جانتے ہیں, ان سے عاصم منیر صاحب بھی خوش ہیں, ان سے عمران خان صاحب بھی خوش ہیں, ان سے سارے ہی خوش رہتے ہیں, وہ کسی کو ناراض کرتے ہی نہیں, اچھے آدمی ہیں بہت. تو بیرسٹر گور جو ہے وہ اس الیکشن کو قانونی جواز فراہم کر دیں گے. یہ بھی گئے ہیں وہاں پہ کمپین کرنے کے لیے, اور وہ پبلکلی اتنے پاپولر آدمی تو ہے نہیں, لیکن جیسے بھی مار دھاڑ بیچارے کر رہے ہیں, اور جتنی ان کو اجازت ملتی ہے اتنی بھاگ دوڑ وہ کر بھی لیتے ہیں. اور وہاں پہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں الیکشن جیتنے کے تو امکانات بننے نہیں دے رہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اور اگر کہیں عوام وہاں پہ ڈٹ گئی اور کھڑی ہو گئی تو پھر الیکشن والے دن کے بعد بیرسٹر گور جیسے لوگ کام آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ الیکشن ہو گیا, اور یہ معاملات کو ٹھنڈا کر دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہوتے ہیں اور عوام کے بھی قریب اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو جیسے ہی عوام کا غصہ بڑھتا ہے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سچویشن کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. یہ کردار آپ دیکھیں گے آج سے تھوڑے دن کے بعد, جب گلگت بلتستان میں الیکشن چوری کر لیا جائے گا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑے طریقے سے ان ساری چیزوں کو نارملائز کیا جائے گا. بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان کی قید تنہائی کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہونے کے معاملے کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے قتل عام کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں غیر آئینی غیر قانونی تمام کاموں کو نارملائز کیا گیا, آئینی عدالت, آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا سارا سسٹم, ہر چیز کو نارملائز کیا گیا نا. ورنہ یہ تو حکومت ہی جعلی ہے.
इस हुकूमत को अभी तक नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़े रफ्ता रफ्ता ये सारी चीजें की गई हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन होगा और बाद में उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब डिपेंड करता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर कि वो कितना डट कर खड़े होते हैं और किस तरीके से वो अपना हक छीनने की कोशिश करते हैं। वहां के नौजवानों पर डिपेंड करता है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो वो बच जाएंगे, वरना उनकी हालत भी पंजाब वालों जैसी होगी, पाकिस्तान वालों जैसी होगी। जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है उनके साथ भी वही हो जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत गिराने के हवाले से ना कुछ इंकशाफात मजीद सामने आए। रिजवान गलजी साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक पूरा एक प्रोग्राम किया है और उनके साथ जो है वो एक और सहाफ़ी भी मौजूद थे, हमारे दोस्त। तो इन दोनों ने जो बातचीत की है, जराए से कमोबेश यही चीजें मुझे भी पता चली है। वो बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बन जाएं। सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी शहजाद अकबर साहब ने। उन्हें किसी सोर्स ने बता दिया था कि चक शहजाद में राणा सनाउल्लाह की, अली अमीन गंडापुर की, शेर अफजल मरवत की और चंद लोगों की मीटिंग हुई है और कोई कार्रवाई डलने वाली है। फिर शेर अफजल मरवत साहब आईनी अदालत में चले जाते हैं कि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता है, लिहाजा उसके कहने के ऊपर वजीर आला तब्दील नहीं हो सकता। ये कानूनी जवाब दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पावर शो करना शुरू कर देते हैं। फिर मीडिया में खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब 30 बंदे टूट गए तो 25 बंदे टूट गए। जो हकीकी ग्राउंड पे सूरत हाल है वो है, तो यानी लोग नाराज हैं, सुहेल अफरीदी से लोग नाराज हैं। लेकिन क्या वो इमरान खान के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल के जा सकते हैं। यहां पे कोई कानूनी जवाब बनाना पड़ेगा इन लोगों को अगर इस्तेमाल करना है तो। लोग नाराज जरूर है और इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितना बताया जाता है कि 30 नाराज हो गए या 40 नाराज हो गए। नहीं, हुकूमत कहती है कि 72-75 लोग उनसे आकर मिले, जबकि 92 टोटल तादाद है। और उसमें से वो बताते हैं कि कुछ हज करने गए हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, कुछ शादियों वगैरह में मसरूफ हैं। तो लोग अलग अलग जगहों पे, गिलगित बल्तिस्तान में भी 2-4 लोग गए हुए हैं। तो वो ये कहते हैं जनाब हमारे नंबर पूरे हैं। हाँ, नाराज लोग जो हैं, जो हुकूमत खुद क्लेम करती है, वो कहती है 3-4 लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं। लेकिन मैंने वहां पे जो मकामी साफियों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो हकीकतन सुहेल अफरीदी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी की माकूल वजूहात भी हैं और वो ये वजूहात इमरान खान के सामने भी फ्यूचर में रख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है। अब ये जो दावा किया रिजवान गलजी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली ये जो खबरें चलाई जा रही है ना कि 30 बंदे हैं तो 25 बंदे हैं तो 27 बंदे हैं, ये खबरें सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा तेज हो जाए और आईनी अदालत से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फैसला करवा ले। अगर वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर दोबारा चॉइस अली अमीन गंडापुर साहब समझते हैं कि वो होंगे। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे बनेगी? ये सुहेल अफरीदी साहब को अगर ऐसे निकाल दिया गया तो वो पब्लिक में मकबूल भी हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब से गलती यह हुई कि उन्होंने अपना मौका काफी हद तक जाया किया। वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते थे। ये साजिशें उनको इसलिए इनका सामना करना पड़ रहा है कि जिस काम के लिए उन्हें इमरान खान साहब लाए थे वो काम शुरू नहीं कर पाए। हालांकि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है, जो मुराद सईद ने भी कही, जो और बहुत सारे लोगों ने कही, कि नौजवानों को इकट्ठा करके एक बड़ी तहरीक चलाई जाए और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए जहां से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाया जाए, जिसे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। लेकिन आप देखेंगे वो मामला कहीं नजर ही नहीं आता। तो यहां पे सुहेल अफरीदी से गलती हुई और उसका खमियाजा उन्हें जगह जगह भुगतना भी पड़ता है। नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और ये ताजा कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपए बढ़ती है तो ये यहां पे 100 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ यह है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास इराक्ची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम जलजले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब यह बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत
मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीजों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है, ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है, जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोज भी जारी की गई थी, कुछ दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमेरिकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि यह वो वजह है कि यहां सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से, अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है।